हेलो दोस्तों, ये है अमर श्री एकेडमी। और आज हम सब पढ़ने वाले हैं यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय, जो कि हमारा चैप्टर 1 था, उसका पार्ट 2। आज का हमारा जो मुख्य विषय है वह है फ्रांस की क्रांति, जो कि 1789 ईस्वी में हुई थी। आपसे कई सारी चीज़ें कई सारे पेपर में क्वेश्चन पूछ सकता है। उनमें से एक क्वेश्चन ये भी है कि फ्रांस की क्रांति के मुख्य कारण क्या क्या थे। आज हमारा मुख्य विषय यही है और आज हम इस टॉपिक पे ही अपना पूरा लेक्चर कंप्लीट करेंगे। आइए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आपसे पूछेगा कि फ्रांस की क्रांति होने का मुख्य कारण क्या क्या था, ठीक है ना, तो उसमें देखिए जो सबसे पहला कारण अगर हम देखें वह था सामाजिक कारण, दूसरा आर्थिक कारण, तीसरा राजनीतिक कारण, चौथा वैचारिक कारण, पांचवा स्टेट जनरल्स की असफलता और लास्ट है आपका महंगाई और खाद्य संकट। ठीक है ना, याद रखिएगा ये टोटल जो 6 कारण हैं। इससे पहले जो हमने पहला वीडियो पढ़ा था, पार्ट 1 पढ़ा था, उसमें भी हमने यूरोप में राष्ट्रवाद के 6 मुख्य कारणों पे बात की थी। आज हम जो हमारा पार्ट 2 लेके आए हैं, इसमें भी आपसे क्वेश्चन पेपर में आएगा कि फ्रांस की क्रांति के मुख्य कारण क्या थे। तो उन मुख्य कारणों में पहला जो आपका कारण था, ठीक है ना, वह है आपका सामाजिक कारण, ठीक है ना, दूसरा है आपका आर्थिक कारण, तीसरा है आपका राजनैतिक कारण, चौथा है आपका वैचारिक कारण, पांचवा है आपका स्टेट जनरल की असफलता और लास्ट आपका कारण कौन सा है, खाद्य संकट और महंगाई। आज हम पूरा जो टॉपिक है अपना इन्हीं इन्हीं मुख्य हेडिंग्स पर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए आगे अब बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जो कारण समझने वाले हैं, ठीक है ना, तो सबसे पहले आपका सामाजिक कारण, पहला जो हम पढ़ेंगे वह था आपका सामाजिक कारण। इससे पहले जब हम पार्ट 1 पढ़े थे उसमें मैंने आपको बताया था कि फ्रांस में 3 वर्ग थे। एक आपका कुलीन वर्ग था जिसे हम अमीर वर्ग कहते हैं, दूसरा पादरी वर्ग था जो चर्च के पुजारी होते थे, और तीसरा सामान्य वर्ग था, सामान्य जनता थी। ठीक है ना, तो सामाजिक कारणों में पहला था कि फ्रांस का समाज 3 वर्गों में विभाजित था। पहला पादरी, दूसरा कुलीन और तीसरा सामान्य जनता। पहले 2 वर्ग विशेषाधिकार प्राप्त थे और करों से मुक्त थे, जबकि तीसरा वर्ग सभी करों का बोझ उठाता था। यहाँ पे 2 पॉइंट याद रखने वाली बात है कि जो 2 वर्ग थे वह विशेषाधिकार उनको मिला हुआ था और करों से मुक्त थे। मतलब जो मैंने पहले बताया हुआ है पार्ट 1 में कि जो कुलीन वर्ग थे और जो आपके पादरी वर्ग थे, ठीक है ना, इनको किसी भी प्रकार के कर नहीं दिया जाता था, इनके द्वारा किसी प्रकार कर नहीं दिया जाता था। और इनको कुछ विशेष अधिकार भी प्राप्त थे, जैसे कानून संबंधी जो भी समस्याएं थी, कानून इनके लिए कुछ अलग था और आम जनता के लिए कुछ अलग था। कई सारे कृत्य करने के बाद भी ये बच जाते थे, लेकिन आम जनता जो थी वह नहीं बचती थी, उसके खिलाफ बहुत कठोर दंड उसके लिए प्रावधान में शामिल था। ठीक है ना, सामाजिक असमानता और शोषण से सामाजिक असमानता और शोषण से जनता में असंतोष फैल गया। कैसे हुआ ये? तो पहले जैसे मैंने बताया सामाजिक असमानता कैसे है भाई, जब समान प्रकार का कानून ही नहीं है, कोई भी अमीर व्यक्ति अपराध कर देता है और वो बच जाता है, और वहीं गरीब व्यक्ति जो है अपराध करता है तो वो नहीं बच रहा, तो पहली एक असमानता तो यहीं पे आ गई। दूसरी बात, इस चीज का फायदा उठाकर कई अमीर वर्ग और पादरी क्या करते थे, आम जनता का शोषण करते थे। वह हर तरह से जनता का शोषण करते थे, जिससे सामाजिक असमानता अत्यधिक फैल गई। ठीक है ना, जो आपके अमीर कुलीन वर्ग थे और जो पादरी वर्ग थे वह हमेशा क्या होते गए, अमीर होते चले गए, और वहीं चूंकि कर का सारा बोझ आम जनता के ऊपर था तो कर दे दे के कैसे होते गए, गरीब होते चले गए। इस प्रकार सामाजिक असमानता और शोषण से जनता में असंतोष फैल गया। ठीक है ना, जो आपका दूसरा कारण था वह था आपका राजनैतिक कारण। ठीक है ना, दूसरा जो आपका कारण था वह आपका था राजनैतिक कारण। ठीक है ना, तो फ्रांस का शासन निरंकुश राजशाही पर आधारित था, जिसमें राजा लुइस 16वें
की मनमानी चलती थी। मैंने आपको एक स्टेटमेंट बताया था, इन्होंने ही जो आपके ये लुईस राजा थे, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि रूसो और वोल्टेयर ने फ्रांस को बर्बाद कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने जनता को उनके अधिकार बता दिए, उनको शिक्षा का अधिकार दे दिया। इससे सभी जनता क्या करने लगी? राजा से प्रश्न पूछने लगी, और जो एक ढांचा था वो ढांचा क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो फ्रांस में पहले कैसा शासन था? फ्रांस में पहले राजा का ही अधिकार हुआ करता था, राजा जो कह देता था वही पूरी बात मानी जाती थी। प्रशासन में भ्रष्टाचार बढ़ गया, ठीक है ना, और जनता की समस्या पर ध्यान नहीं दिया जाता था। क्योंकि राजा है, राजा के कई सारे चापलूसी करते हुए मंत्री होंगे, कई सारे अधिकारी होंगे, कई सारे लोग होंगे जो उसकी प्रशंसा करते थे, उसकी चापलूसी करते थे। इस प्रकार राजा उन पर आंख मूंद लेता था, और वो चापलूस जो नेता मंत्री अधिकारी थे वो खूब जनता का शोषण करते थे, ठीक है ना। तो इससे प्रशासन में भ्रष्टाचार बढ़ गया और जनता की समस्याओं पर भी किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जाने लगा, ठीक है ना। इसके बाद जनता को शासन में कोई अधिकार नहीं था, जिससे वे क्रोधित हो गए। भाई सिंपल सी बात है, अगर आप एक ऐसी व्यवस्था में जी रहे हैं जहाँ पे कुलीन वर्ग और पादरियों को हर तरह के छूट प्राप्त है, और वहीं जितना भी उस राज्य को चलाने का बोझ है, ठीक है ना, जिस तरह से आप चाहते हैं, पैसा चाहते हैं तो पैसे से आप आम जनता को चूस रहे हैं, ठीक है ना। आपको वर्क फोर्स चाहिए, कार्य करने वाले लोग चाहिए, तो लेबर चाहिए, तो उसके लिए भी आप आम जनता को लेके आते हैं, उनसे अत्यधिक काम कराते हैं, उनको रुपए नहीं दे रहे हैं, उनके लिए खाना अत्यधिक महंगा होता चला जा रहा है, ठीक है ना। इसके बावजूद भी जब वह पूरा राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं, फिर भी उनका किसी प्रकार से भी शासन में कोई भी पद नहीं था, कोई भी अधिकार नहीं था। इससे आम जनता क्या हो रही थी? लगातार क्रोधित होती चली जा रही थी, ठीक है ना। और तीसरा आपका क्या है? स्टेट जनरल की असफलता। याद रखना, 1789 में राजा लुईस सुलहवे ने 185 वर्षों बाद स्टेटस जनरल की बैठक बुलाई। स्टेटस जनरल क्या था? एक प्रकार की बैठक थी जिसे 175 वर्षों बाद लुईस सुलहवे द्वारा बुलाया गया था। तीसरे वर्ग की मांगों को नज़रअंदाज किया गया, जिससे उन्होंने राष्ट्रीय सभा बना ली और क्रांति की नींव रख दी। तीसरा वर्ग क्या चाहता? तीसरा वर्ग चाहता था कि सभी को समान प्रकार के कानून व्यवस्था हो, ठीक है ना, सभी के ऊपर समान प्रकार के कर लगें, ठीक है ना, सभी को अच्छी तरह से जॉब मिल जाए, ठीक है ना, सभी को खाने के लिए खाना मिल जाए। ये उनकी मांग थी। लेकिन चूंकि सत्ता पे बैठे लोग में आम जनता को कोई समझते नहीं था, एकदम कूड़ा की तरह समझते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने जब उनकी मांग को अंदाज कर दिएगा स्टेट जनरल्स में, जिसका काम ही होता है कि जनता की सुनना, जनता की समस्याओं पर विचार करना, और चूंकि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो आम जनता ने क्या किया? एक राष्ट्रीय सभा को गठित कर लिया, एक राष्ट्रीय सभा बनाया, और इस राष्ट्रीय सभा के गठित होते ही क्रांति की शुरुआत हो गई। याद रखना, 1789 में ही फ्रांस की क्रांति हुई थी, ये बहुत ज़रूरी है। और 1789 ईस्वी में फ्रांस का सम्राट कौन था? वह थे आपके लुईस सुलहवे, ठीक है ना। तो ये आपके 3 पॉइंट्स हो गए, ये 3 आपकी हेडिंग्स हो गई। पहले सामाजिक कारण, दूसरा राजनीतिक कारण, और तीसरा स्टेटस जनरल की असफलता, ठीक है ना। अब हम अगले 3 पॉइंट्स की ओर चलते हैं। इसके बाद जो आपका चौथा पॉइंट है वह है खाद्य संकट और महंगाई, ठीक है ना। जैसा भी मैंने आपको बताया, फसल खराब होने के कारण खाद्य संकट उत्पन्न हो गया था, जिससे ब्रेड जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई। जैसा हमारे यहाँ रोटी बहुत ज़्यादा प्रचलित होता है, वैसे ही यूरोप में ब्रेड फेमस था। वहाँ रोटियाँ नहीं बनती थी, वहाँ पे ब्रेड बनाई जाती थी, ठीक है ना। तो फसल खराब हो गई, फसल खराब होने से किसी प्रकार का आपको अनाज नहीं मिला। उस अनाज नहीं होने से जो उन्हें ब्रेड, जो कि उनका डेली लाइफ में ज़रूरी होता था, वो क्या हो गया? वो नहीं मिल पाया, ठीक है ना। जिससे इनकी कीमत क्या हो गई? अत्यधिक मात्रा में बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि भाई देखो, फसल की जो कीमत है, फसल की संख्या क्या हो गई? कम हो गई। फसल कम हो गया, फसल कम हो गया, लेकिन जो डिमांड है, जो मांग है फसल की, वो अत्यधिक हो गई। अब जब डिमांड ज़्यादा है और आपूर्ति कम है, ऐसे में उस वस्तु की कीमत क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इसको आप ऐसे समझिए, जैसे हमें कोई एक वस्तु खरीदनी है
और इस वस्तु को खरीदने के लिए लगभग 100 लोग हैं, ठीक है ना। मतलब एक वस्तु खरीदने के लिए 100 लोग हैं। तो अब एक वस्तु 100 लोग को तो दे नहीं आ सकती, तो ये वस्तु उसी को मिलेगी जो सबसे ज़्यादा रुपए लगाएगा। अर्थात प्रत्येक वस्तु की कीमत बढ़ गई, जिससे जो लोग वो वस्तु खरीदने के क्षमता रखते थे उन्होंने खरीदा, जो नहीं रख पाए वो नहीं रख पाए। भूख और बेरोजगारी ने लोगों को क्रांति के लिए मजबूर कर दिया। अच्छा, एक और फैक्ट याद रखने वाली बात है कि भूख और बेरोजगारी से क्रांति कैसे बढ़ी। भाई सिंपल सी बात है कि जब फसल खराब हो गई तो फसल खराब होने का इम्पैक्ट तो जो सबसे ज़्यादा पड़ेगा वो तीनों पे पड़ना चाहिए था, तीनों वर्गों पे, कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग और आपकी आम जनता पे। लेकिन हुआ ऐसा कि फसल जो आपकी खराब हुई, जो बची कुछ सी फसल थी, उस सभी का भंडारण किसने कर लिया? कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग ने कर लिया, जिससे आम जनता के लिए कुछ बचा ही नहीं। जब आम जनता के लिए फसल ही नहीं बचेगी तो वो कैसे अपनी भूख का निवारण करेंगे। तो एक पॉइंट ये भी था कि भूख और बेरोजगारी से जो वहाँ के लोग थे उनमें असंतोष फैल गया, और उस असंतोष के कारण उन्होंने बगावत चालू कर दी, और इस प्रकार क्रांति की शुरुआत हुई, ठीक है ना। तीसरा कारण जो आपका वो खाद्य संकट और महंगाई से ही रिलेटेड था। आर्थिक कारण, फ्रांस की अर्थव्यवस्था संकट में थी क्योंकि राजशाही के फिजूल खर्चे बढ़ते जा रहे थे। जैसा मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था, उस समय क्या था कि जो आपका कर था वह आम जनता से मिलना था। अमीर वर्ग और जो पादरी वर्ग थे वो तो किसी प्रकार का कर देते नहीं, टैक्स देते नहीं थे। तो वो क्या करते थे, वो विदेशों से व्यापार करते थे, और विदेशों से व्यापार करके जितना भी रुपए होता था अपनी जेब में भर लेते थे। तो यहाँ से रुपए तो जा रहा है, लेकिन सरकार को किसी प्रकार का रुपए मिल नहीं रहा टैक्स के रूप में। तो अमीर वर्ग और पादरी वर्ग तो अमीर होते जा रहे थे, चूंकि सारा बोझ अर्थव्यवस्था का आ गया आम जनता पे। तो आम जनता ने क्या करना, आम जनता के जो पैसे थे वो भी कम होते चले गए, मतलब वो गरीब होते चले गए। अब जब व्यक्ति गरीब हो जाएगा तो वह सामान तो कम ही खरीदेगा, जब सामान कम खरीदेगा तो फ्रांस की अर्थव्यवस्था भी कैसी होती गई? कम होती चली गई। अर्थात फ्रांस की सरकार भी कैसी होती चली गई? गरीब होती चली गई। तो वह उन्होंने क्या किया, वह अमीर वर्ग से उन्होंने उधार लेना चालू किया, ऋण लेना चालू किया, और उस ऋण लेके उन्होंने जितना भी सरकार के जितने फिजूल खर्ची थी उन सब में कर देते। एक समय ऐसा आ गया 1789 तक कि फ्रांस सरकार टोटल 50% जो उसकी आय था वह तो केवल ऋण चुकाने में ही खर्च उसका हो रहा था, ठीक है ना। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस की भागीदारी से आर्थिक संकट और गहरा गया। 1789 के पहले अमेरिका भी अपने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा था, और उस संघर्ष में किसने पार्टिसिपेट किया था उसको स्वतंत्र दिलाने के लिए? वह थे आपके फ्रांस और स्पेन। इन्होंने अपनी तरफ से हर संभव मदद करते हुए अमेरिका को स्वतंत्रता प्रदान कराई थी। लेकिन फ्रांस यह सोचना भूल गया कि उसके घर में खुद खाने को नहीं है और वह दूसरे को मदद पहुंचा रहा है, ठीक है ना। भारी कर प्रणाली और महंगाई ने जनता को परेशान कर दिया। भाई सिंपल सी बात है, ऋण लगातार बढ़ता चला जा रहा है, खाना खाने को है नहीं, वस्तुओं के दाम बढ़ते जा रहे हैं, लोगों के पास रुपए है नहीं, ठीक है ना। और टैक्स अत्यधिक मात्रा में वसूला जा रहा है क्योंकि सरकार गरीब हो गई, तो कैसे अपना खजाना भरेगी? लोगों से भरेगी। लोग कौन? आम जनता। तो उन्होंने लगातार क्या करना चालू किया, उनसे रुपए लेना अत्यधिक मात्रा में टैक्स के रूप में जारी कर दी, जिससे टैक्स अधिक हो गया, व्यक्ति के पास रुपए बचे नहीं, ठीक है ना। अत्यधिक महंगाई बढ़ गई थी, जिससे जनता में क्या हो गया? असंतोष हुआ, आक्रोश आ गया उनको सरकार के खिलाफ, राजा के खिलाफ, और उन्होंने क्या किया? बगावत कर दिया। और इसके बाद जो अंतिम इसमें जो आपकी हेडिंग है, जो अंतिम टॉपिक है वह है वैचारिक कारण। वैचारिक कारण मतलब जो मैंने आपको बताया, प्रबोधन, ठीक है ना, इनलाइटमेंट, ठीक है ना, या सिंपल सम टर्म रखें, शिक्षा। तो दार्शनिक जैसे रूसो, वाल्टेयर और मॉन्टेस्क्यू ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचार फैलाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट रहा, ठीक है ना। इन विचारों ने लोगों को राजशाही के खिलाफ विद्रोह करने के लिए प्रेरित कर दिया। जो रूसो, वाल्टेयर और मॉन्टेस्क्यू थे, इन्होंने बताया सभी जनता को कि आपके ये अधिकार हैं, और इस प्रकार जो कुलीन वर्ग है, जो आपका पादरी वर्ग है और जो राजा है, आपका शोषण कर रहे हैं। आपको अपने अधिकार पाने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। आप ऐसे बैठ के लगातार इनका सुनते सुनते हमेशा आपका शोषण होता चला जा रहा है, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको आपके अधिकार पता होने चाहिए। तो इन्होंने
ठीक है ना। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, मतलब आप सभी को अगर स्वतंत्रता पानी है, आपको अगर कर से मुक्ति पानी है, आपको अगर इतना अपने शोषण से मुक्ति पानी है, तो आपको एक होना पड़ेगा, यूनिटी बनानी पड़ेगी, ठीक है ना। आपस में भाईचारा रखना होगा और स्वतंत्रता के लिए लड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। और इस प्रकार महत्वपूर्ण वैचारिक कारण के द्वारा, ठीक है ना, फ्रांस में क्रांति का बिगुल फूका गया। और इन्हीं चक्करों में जो लुईस 16 थे, उन्होंने ये बोला था कि रूसो और वाल्टेयर, इन्होंने फ्रांस को नष्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि इन्होंने जनता को उसका अधिकार बता दिए और जनता ने अपने अधिकारों को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया और बगावत कर दिया। तो इस पूरी चीज़ का निष्कर्ष क्या निकला, हमें समझना होगा, ठीक है ना। निष्कर्ष बहुत सिंपल है, इन सभी कारणों ने मिलकर 1789 की फ्रांसीसी क्रांति को जन्म दिया, जिसके परिणाम स्वरूप राजशाही का अंत हुआ और लोकतंत्र की नींव पड़ी। 1789 बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 1789 में क्या हुआ था? फ्रांस की क्रांति होती है, ये सबसे ज़्यादा आपको याद रखने वाली बात है, ठीक है ना। 1789 में क्या होता है? फ्रांस की क्रांति होती है। और इस फ्रांस की क्रांति किसके खिलाफ थी? राजा के खिलाफ थी। राजा कौन थे? लुईस 16 थे, ठीक है ना। ये लोग उनके खिलाफ बगावत करते हैं, ठीक है ना, क्रांति करते हैं। और वहाँ से वह राजशाही, मतलब राजा के द्वारा जो शासन होता था, उसको पूरी तरह से क्या कर देते हैं? पूरी तरह से क्या कर देते हैं? ख़त्म कर देते हैं। और वहाँ पे किस चीज़ की नींव रखते हैं? लोकतंत्र की नींव रखते हैं, ठीक है ना, कि जनता के द्वारा जनता के लिए ही शासन होगा, जो भी होगा वह जनता के लिए होगा, ठीक है ना। तो ये जो पूरा वीडियो था आपका, यह आपके फ्रांस की क्रांति पे था। इससे पहले जो हमने पार्ट 1 पढ़ा था, ठीक है ना, ये भी आपके पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ये आपका एक बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के होने के प्रमुख कारणों पर प्रकाश डालिए। ये संक्षिप्त विस्तृत विवरण कीजिए। ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसी प्रकार जो आज हमने एक टॉपिक पढ़ा है फ्रांस की क्रांति, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि फ्रांस की क्रांति के मुख्य कारण क्या थे, इनको विस्तार से बताइए। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। हम जितने भी वीडियोस बना रहे हैं, ठीक है ना, ये कहीं ना कहीं कभी ना कभी यूपी बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो आपको इन सभी क्वेश्चंस की हेडिंग्स को अवश्य याद रखना। याद रखिएगा, पेपर में करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है हेडिंग्स। अगर आप हेडिंग एक्यूरेट रख देंगे तो आपको नंबर वहाँ से मिल जाएंगे। और उस हेडिंग के अंदर अगर आप एक एक दो दो लाइनें जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप कुछ भी याद हो रहा है तो आप उसको वहाँ पे लिख सकते हैं। इस तरह आप बहुत अच्छे नंबर पा सकते हैं। तो ये रहा चैप्टर 1 का पार्ट 2। अभी और इसके कई सारे पार्ट्स आएंगे और लास्ट में हम एक बहुविकल्पी सेशन करेंगे, जो कि आपका 20 नंबर का आता है, ठीक है ना, पेपर में। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस चैप्टर के जितने भी बहुविकल्पी बन सकते हैं या प्रीवियस ईयर जो भी बहुविकल्पी आए हुए हैं, उन सभी को एक सेशन करेंगे, एक वीडियो बनाएंगे उसके द्वारा। अभी फ़िलहाल इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे और लास्ट जो वीडियो रहेगा वह बहुविकल्पी का ही वीडियो रहेगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक भी करें, ठीक है। और अगर कुछ त्रुटियां हुई हैं या कुछ आप अपने डाउट्स रखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट के द्वारा हमें बता सकते हैं। बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे वीडियो में आए। धन्यवाद।